हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आपका एग्ज़ाम भी काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो हम इस वीडियो को लेकर आए हैं आपके सामने। ये है क्लास 10th के साइंस के बायोलॉजी पार्ट से, और ये बायोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं। और बिहार में इस वीडियो में यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप अपना नाम लिख कर भेजें, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। नंबर है 62 029 077 95। आप इस नंबर पे अपना नाम लिखकर भेजें और हम आपको पीडीएफ अवश्य भेज देंगे। आइए हम लोग बिना देर के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखें। क्या लिखना है? स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखना आपको आएंगे। तो स्वपोषी पोषण में क्या लिखा गया है? पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कह रहा है कि पोषण की वैसी विधि है स्वपोषी पोषण जिसमें कोई भी जीव अपना भोजन खुद ब खुद बना लेते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे जितने सभी हरे पौधे जो है, जितने भी हरे पौधे हैं वो सभी के सभी अपना भोजन खुद बना लेते हैं, इसलिए सभी हरे पौधे क्या हो जाएंगे? स्वपोषी पोषण करने वाले जीव हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो है विषमपोषी पोषण। क्या है विषमपोषी पोषण? तो विषमपोषी पोषण ठीक इसका उल्टा होगा। पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। कहने का मतलब कि ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाए, वो दूसरे जीवों पे आश्रित होते हैं, दूसरे जीवों पे निर्भर होते हैं। तो वैसे जो पोषण होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषमपोषी पोषण, या हम लोग परपोषण भी कहते हैं। जैसे मनुष्य और जानवर, जैसे हम आप जो हुए या जानवर हुआ, वो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? हम जैसे पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं, फल खाते हैं, मांस मछली खाते हैं, तो दूसरे जीवों पे निर्भर रहते हैं, इसलिए हम लोग क्या हो गए? विषमपोषी पोषण करने वाले जीव हो गए। और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, जो दूसरा क्वेश्चन है, श्वसन की परिभाषा लिखिए। किसकी परिभाषा पूछ रहा है? श्वसन की। तो श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन क्या है भाई? श्वसन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वातावरण से क्या लिया जाता है? ऑक्सीजन लिया जाता है। ठीक, और शरीर की कोशिकाओं में इसे ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है, और वहां ऑक्सीजन ग्लूकोज का क्या करता है? ऑक्सीकरण करके कार्बन डाइऑक्साइड और किस में बदल देता है? जल और ऊर्जा में बदल देता है। ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगा? श्वसन कहलाता है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन की परिभाषा कई बार बिहार बोर्ड के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। उत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंगों के नाम भी लिखिए। तो उत्सर्जन क्या होता है, यहाँ देखते हैं हम लोग क्या लिखें। किसी सजीव के शरीर के अंदर उपस्थित अनावश्यक पदार्थ, मतलब वैसे पदार्थ जिनका शरीर में कोई काम नहीं है और वो एक तरह से समझे कि कचरा के रूप में शरीर के अंदर जमा है, उसे क्या करना है? शरीर से के विभिन्न अंगों के द्वारा शरीर से क्या करना है भाई? बाहर निकालना है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। जैसे आप मूत्र का त्याग करते हैं, है ना, मल का त्याग करते हैं, ये सब क्या है? उत्सर्जन क्रिया है। क्योंकि ये जो है हमारे शरीर में अनावश्यक बिना किसी कारण के जमा हो जाते हैं, मतलब वो जमा रहते हैं कचरा की तरह, एक तरह से समझिए वो जमा रहते हैं, और उसे हमें शरीर से बाहर निकालना अनिवार्य होता है। यदि हम उसे शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं, शरीर की जो क्रिया है वो अस्त व्यस्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हम उसे क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, और कुछ ऐसे अंगों के नाम लिखने हैं, 2 अंगों के नाम जो उत्सर्जन की क्रिया को करने में सहायता करते हैं। जैसे कि हम नाम लिख सकते हैं, जैसे किडनी। किडनी को हम लोग क्या बोलते हैं? वृक्क भी बोलते हैं। ठीक है, किडनी और फेफड़ा। तो हमारे शरीर का जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो किडनी है, ठीक है, और फेफड़ा है। ठीक है, तो किडनी से हमारा जो है पेशाब या फिर मल कहिए, मूत्र कहिए, वो शरीर से बाहर निकलता है, और फेफड़ा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, धमनी और शिरा में क्या अंतर है? क्या पूछ रहा है? धमनी और शिरा में क्या अंतर है? तो धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। तो 2 अंतर आप लिख देंगे 2 नंबर में, तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। धमनी और शिरा में अंतर लिखना है। तो धमनी में पहला जो अंतर है, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, मतलब धमनी में जो रक्त जाएगा वो कैसा होगा? शुद्ध होगा। ठीक है, और शिरा में अशुद्ध रक्त, यानी कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह किस में होता है? शिरा में होता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा क्या है? धमनी की भित्ति जो होती है वो मोटी होती है। ठीक है,
और शिरा की जो भित्ति होती है वो क्या होती है, पतली होती है। ये दो अंतर आपको आसानी से याद हो जाएगा कि धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और धमनी की भित्ति जो है वो क्या होती है, मोटी होती है, और शिरा की भित्ति क्या है, वो पतली होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है प्रकाश संश्लेषण के लिए, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, कई बार एग्जामिनर पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो पौधे जिन क्रियाओं के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उसी क्रियाओं को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब पौधा जब अपना भोजन खुद बनाते हैं तो भोजन बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री चाहिए वो पौधा पूछ रहा है कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग लिखे हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, यहाँ क्या होगा, सामग्री होगा, ठीक है, सामग्री होगा। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त करते हैं। क्या क्या स्रोत है देखते हैं। जैसे हम पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से पौधे लेते हैं, वायुमंडल से लेते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग कहाँ से, मतलब पौधे कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से। दूसरा है सूर्य का प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश किससे लेते हैं, सूर्य से लेते हैं। अगला क्या है, जल, तो जल जो है वो किस कहाँ से लेते हैं पौधे, जड़ों के द्वारा, मिट्टी से लेते हैं। पौधे के जो जड़ हैं वो जड़ के द्वारा पौधे मिट्टी से क्या लेते हैं, जल लेते हैं, ठीक। और अगला क्या है, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल कहाँ से लेते हैं, पत्तियों से। पत्तियों में जो हरित लवक होता है ना, वहां से क्या लेते हैं, क्लोरोफिल लेते हैं पौधे, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से। सूर्य का प्रकाश कहाँ से लेते हैं, सूर्य से। जल कहाँ से लेते हैं, जड़ द्वारा, मिट्टी से। और क्लोरोफिल कहाँ से लेते हैं, पत्तियों से। तो इस तरह का आप आंसर, अगर एग्जामिनर के सामने अगर आपने कॉपी में इस तरह का आंसर लिखेंगे तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, पीत क्या है, क्या पूछा है, पीत क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है। मतलब कह रहा है कि पीत क्या होता है और मनुष्य के जो पाचन तंत्र है, आहार नाल है ना, पाचन तंत्र जो है उसमें इसका क्या महत्व है, पीत का क्या महत्व है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आंसर लिख कर लाए हैं, जो मॉडल क्वेश्चन, मॉडल आंसर है। आप इस तरह के आंसर अगर आप अपने एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको कहीं से भी नंबर कटने की कोई चांस नहीं है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। जैसे पीत हल्के हरे रंग का क्षारीय तरल पदार्थ है। मतलब पीत क्या है, हरे रंग का कैसा है, क्षारीय पदार्थ है। और तरल पदार्थ, क्षारीय तरल पदार्थ, मतलब तरल पदार्थ क्या होता है, वैसा पदार्थ जो मतलब जहीं कहीं रख देंगे तो क्या हो जाएगा, बह जाएगा। तो क्षारीय पदार्थ समझते हैं ना, क्षारीय मतलब जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा हो, ठीक है। जो यकृत से स्रावित होकर पित्ताशय नामक थैली में जमा रहते हैं, ठीक है। तो पीत कहाँ से निकलती है, यकृत से, ठीक है, यकृत लीवर से, ठीक है। पीत जो है लीवर से निकलकर पित्ताशय में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, पित्ताशय नामक थैली में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, ठीक। अब इतना आप लिख देंगे। इसके बाद क्या पूछ रहा है आपको, इसका महत्व भी पूछ रहा है, पीत का क्या महत्व है। तो मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका महत्व निम्नलिखित है, ठीक है। किसका, पीत का। तो पहला जो महत्व है, यह अमाशय से आए भोजन के अम्लीय प्रभाव को क्षारीय बना देता है। देखिए पीत क्या करता है, अमाशय से जो भोजन आता है ना वो अम्लीय होता है, कैसा होता है, अम्लीय। और उसके प्रभाव को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है, ठीक है, संतुलित कर देता है। अम्लीय को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। अगला क्या है, दूसरा जो महत्व है, यह जीवाणुओं को मारता है। जीवाणुओं को क्या करता है, मार देता है, क्या, पीत। तथा इसकी उपस्थिति में ही अग्नाशयी रस का कार्य करता है। जब ये पीत रहेगा तभी क्या हो जाएगा, अग्नाशयी रस कार्य कर पाता है, ठीक है। तो हम ये दो महत्व आराम से लिख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, शाकाहारी, क्या पूछ रहा है, शाकाहारी और मांसाहारी को परिभाषित करें। मतलब शाकाहारी का परिभाषा लिखना और मांसाहारी का परिभाषा लिखना है। तो शाकाहारी आप लोग नाम भी सुने होंगे, मांसाहारी होटल वगैरह पे अक्सर लिखे होते हैं, मतलब शाकाहारी होटल या शाकाहारी भोजनालय, मांसाहारी भोजनालय। तो यहाँ देखिए शाकाहारी क्या होता है, जो जीव केवल पौधे या पौधों के उत्पादों को खाते हैं। मतलब वैसे जीव जो केवल पौधा खाएं या पौधे से जो उत्पाद होते हैं, जैसे कोई फल सब्जी वगैरह खाए, तो वे क्या कहलाते हैं भाई, शाकाहारी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बकरी हो गया, तो बकरी क्या है, या तो हरी भरी घास खाएगी या पौधे के चीजों को खाएगी, है ना। तो इसलिए बकरी क्या हो जाएगी, शाकाहारी। गाय है, गाय शाकाहारी। हाथी क्या है, शाकाहारी है। ये सब केवल पौधे या पौधे से बने जो उत्पाद होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है। अगला है मांसाहारी। क्या है, मांसाहारी, जो जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के मांस से प्राप्त करते हैं। मतलब वैसा जीव है
जो अपना भोजन किससे प्राप्त करेगा? दूसरे जीवों के मांस को खाकर प्राप्त करेगा। मतलब ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए मतलब मांस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मांस का इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर हो गया, शेर क्या करता है? जंगल के छोटे छोटे जानवरों को क्या करता है? मार करके खा जाता है। बाघ हो गया, सर्प हो गया, सर्प यानी सांप, ये सब क्या करते हैं? दूसरे जीवों को मार करके खा जाते हैं। तो ये क्या हो गया? मांसाहारी। और गाय, बकरी, हाथी, ये सब क्या हो गए? शाकाहारी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? उनके नाम तथा कार्य को लिखिए। मतलब मानव जो है, मनुष्य जो है, हम आप जो है, उसमें कितने प्रकार के दांत होते हैं? सबको पता है कि दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं, ठीक है। एक वयस्क वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। और दूध का दांत पूछे तो ये कितना होता है? 20, ठीक है। तो पूछ रहा है मनुष्य के कितने प्रकार के दांत होते हैं, और उनके नाम भी लिखना और कार्य भी लिखना है कि जितने प्रकार के दांत हो उनके क्या कार्य हैं। तो मनुष्य में जो है 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। और इसके नाम और कार्य इस प्रकार हैं। देखिए, पहला जो दांत होता है वो है छेदक, या इसी को कहते हैं हम लोग कृंतक। छेदक या कृंतक कहते हैं। ये क्या करता है भाई? इनके कार्य भी लिखने हैं आपको, कार्य भी पूछ रहा है, ठीक है। तो नाम तो लिख दिए, नाम क्या है? छेदक नाम है पहला का, या इसे ही कहते हैं हम कृंतक, ठीक है। इसका काम क्या है? यह भोजन को काटने का काम करते हैं। क्या करते हैं? भोजन को काटने का कार्य करते हैं। हमारे मुंह के अंदर जब भोजन जाता है तो उसे काटता कौन है? ये छेदक। कौन सा दांत काटता है? छेदक। दूसरा दांत है भेदक। क्या नाम है? भेदक या रदनक। क्या नाम है? भेदक या रदनक। ये क्या करते हैं? ये भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य करते हैं। हमारे मुंह में भोजन को चीरने और फाड़ने का कार्य कौन सा दांत करते हैं? भेदक, ठीक है। तीसरा है अग्रचवर्णक। क्या है? अग्रचवर्णक। तो अग्रचवर्णक क्या करते हैं? यह भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? चबाते हैं। हमारे मुंह में जो भोजन चबाया जाता है वो कौन से दांत के द्वारा? अग्रचवर्णक के द्वारा, ठीक है। अगला जो है चौथा चवर्णक। क्या है? चवर्णक। यह भी क्या करते हैं? भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। जैसे अग्रचवर्णक हो या चवर्णक हो, ये दोनों का काम है भोजन को चबाने का और पीसने का। भोजन को चबाने का और पीसने का कार्य किस किस का है? अग्रचवर्णक और चवर्णक। तो आपने देखा कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। पहला छेदक, दूसरा भेदक, तीसरा अग्रचवर्णक और चौथा चवर्णक। इन चारों के काम भी देखें कि छेदक क्या करते? काटते हैं। भेदक क्या करते? चीरते और फाड़ते हैं। और अग्रचवर्णक क्या करते हैं? चबाते हैं। और चवर्णक भी क्या करते हैं? चबाने का ही कार्य करते हैं, ठीक है। और एक चीज आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे। क्वेश्चन है ये कि मनुष्य के जो दांत होते हैं उसके बाहरी परत को क्या कहते हैं, है ना। उसको बाहरी परत का जो है, दांत का जो बाहरी परत होता है वो किस चीज का बना होता है, उसका नाम क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर लिखें, ठीक है। ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में क्या लिखना है आपको? अंतर लिखना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखे हैं ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। एक तरफ लिख देना आपको ऑक्सी श्वसन और दूसरी तरफ लिखना है अनॉक्सी श्वसन, ठीक है। ऑक्सी श्वसन का जो पहला है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मतलब ऑक्सी श्वसन तभी संभव होगा जब क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, ठीक। और इसका ठीक उल्टा है अनॉक्सी, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मतलब यदि ऑक्सीजन नहीं भी रहे तो क्या हो जाएगा? अनॉक्सी श्वसन होगा, ठीक है। तो ये अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा और ऑक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ठीक। दूसरा है, यह कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें क्या होगा? ऑक्सी श्वसन, ठीक। और ये क्या है? अनॉक्सी श्वसन में देखिए दूसरा, यह माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर कोशिका द्रव में होता है, ठीक है। अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर कोशिका द्रव में होता है और ये कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किण्वन क्या है? क्या पूछ रहा है भाई? किण्वन क्या है? इसका उदाहरण लिखे, ठीक। किण्वन की परिभाषा भी लिख देना और उसका एक उदाहरण लिखना आपको। तो यहाँ देखिए हम लिखे हैं, किण्वन वह प्रक्रिया है जिसमें एंजाइम या सूक्ष्म जीवों की सहायता से जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है, किण्वन कहलाती है, ठीक है। किण्वन में क्या होता है? किण्वन प्रक्रिया में कि चाहे एंजाइम हो या सूक्ष्मजीव हो, इन दोनों की मदद से जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जटिल यानी कि मतलब मजबूती टाइप के, एक तरह से समझिए, जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसे क्या बना देता है? सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देता है। मैंने छोटे मोटे आसान पदार्थ बना देना, ठीक है, उसमें बदल देता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है, ठीक। अब पूछा है इसका उदाहरण भी देना है। जैसे आप देखते हैं दूध से क्या बनता है? दही।
तो दूध से दही बनना कौन सी प्रक्रिया है? किण्वन। शर्करा जो है वो किस में बदल जाता है? एथिल अल्कोहल में बदल जाता है। ठीक है, जैसे शर्करा से मतलब शराब वगैरह बनते हैं ना, तो ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बनते हैं? किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, तो हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन को लेकर आए। ठीक है, तो जो बायोलॉजी के काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 2 नंबर वाले। सजीवों के 4 लक्षण को लिखे। ठीक है, अगर कोई जीव सजीव है तो उसमें 4 लक्षण क्या क्या होंगे वो आप मुझे बताइए। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब यही हुआ कि सजीवों के कितने लक्षण लिखने हैं? 4। तो सजीवों के 4 लक्षण निम्नलिखित है। ठीक है, पहला लक्षण क्या है? यह श्वसन करता है। मतलब पहला लक्षण है श्वसन। मतलब कोई भी चीज, कोई भी जीव अगर सजीव होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? श्वसन करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है? उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन। अगर कोई भी जीव सजीव होगा तो क्या कहलाएगा? मतलब उत्सर्जन करेगा। तीसरा है प्रजनन। प्रजनन का काम भी करेगा। अगर कोई सजीव होगा तो उसमें प्रजनन वाला लक्षण भी होगा, मतलब अपने जैसे संतान को उत्पन्न भी करेगा वो। और चौथा है वृद्धि। अगर कोई सजीव होगा तो वृद्धि और विकास दोनों करेगा। ठीक है, वृद्धि करेगा। ठीक है, तो सजीवों के 4 लक्षण क्या क्या है? श्वसन, दूसरा उत्सर्जन, तीसरा प्रजनन और चौथा वृद्धि। आप आराम से इसे आसानी से याद कर लीजिएगा कि सजीवों के 4 लक्षण है: श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, वृद्धि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वृक्क के 4 कार्यों को लिखे। वृक्क है ना, किडनी। किडनी के 4 कार्यों को लिखे। आपके शरीर में जो कितने किडनी है? 2 किडनी है। ठीक है, 2 वृक्क हैं, तो इनके क्या काम होते हैं? किडनी के क्या काम होते हैं? ठीक है, तो वृक्क किडनी के 4 कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, 4 काम आपको लिखना है। किडनी के कितने काम लिखने हैं? 4। तो पहला काम क्या है किडनी का? मतलब वृक्क का, किडनी बोलिए या वृक्क बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, खून का शुद्धिकरण करना। खून को शुद्ध करने का काम है ना, खून को जो है शुद्ध करने का काम किसका है? किडनी का है या वृक्क का है। ठीक है, दूसरा है अपशिष्ट उत्पादों को निकालना। शरीर में जो अपशिष्ट उत्पाद बनते हैं, ठीक है, जिनका शरीर में कोई काम नहीं होता, उसे शरीर से बाहर निकालना ही आवश्यक होता है, जरूरी होता है, तो वो अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, उनको शरीर से बाहर निकालने का काम कौन करता है? वृक्क करता है। ठीक है, तो दूसरा काम ये हो गया। तीसरा क्या है? शरीर में पानी का संतुलन रखना। ठीक है, शरीर में पानी ज्यादा ना हो ना ही कम हो, इसका संतुलन कौन रखता है? वृक्क रखता है, मतलब किडनी रखता है। ठीक है, और चौथा जो है अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखना। ठीक है, तो शरीर में जो है अम्ल और क्षार का जो गुण होता है उसको क्या करना है भाई? संतुलन बना के रखना। ठीक है, बैलेंस करके रखना। ये काम भी किसका है? किडनी का है। ठीक है, वृक्क का ही है। तो आप 4 काम आसानी से किडनी के बारे में या वृक्क के बारे में आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हैं। पहला काम क्या है? खून का शुद्धिकरण। दूसरा अपशिष्ट उत्पादों को निकालना। तीसरा है शरीर में पानी का संतुलन रखना। और चौथा क्या है? अम्ल एवं क्षार का संतुलन रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। समजात एवं असमजात अंगों से आप क्या समझते हैं? मतलब समजात अंग और असमजात अंग की क्या लिखनी? परिभाषा लिखना आपको, समजात और असमजात अंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ समजात अंग का परिभाषा लिखे हैं। ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से समान है। मतलब कह रहा है कि ऐसे अंग है ना, जीवों के ऐसे अंग जो रचना से या उत्पत्ति की दृष्टि से क्या है? बराबर है, समान है, एक जैसे हैं, लेकिन पर उनके क्या कार्य क्या है? भिन्न भिन्न है, काम क्या है? अलग अलग है। बने तो एक जैसे हैं, दोनों की बनावट एक जैसी है। ठीक है, लेकिन उन अंगों का काम क्या है? अलग अलग है। ऐसे अंग क्या कहलाते हैं? समजात अंग कहलाते हैं। जैसे देखिए, मनुष्य की भुजाएं और घोड़े की अगली टांगे। देखिए, मनुष्य, हम आप जो है, हमारे और आपके जो हाथ है वो, और घोड़े के अगले टांग जो है, घोड़े की अगली टांग, ये दोनों बनावट सेम है। मनुष्य की हाथ, भुजाएं मतलब हाथ होता है, और घोड़े की अगली टांगे, ये दोनों की बनावट जो है वो सेम है, लेकिन इनका कार्य अलग अलग है। कैसे? देखिए, हम लोग क्या करते हैं? अपने हाथ का इस्तेमाल क्या क्या चीज के लिए करते हैं? किसी भी चीज को उठाने, रखने, है ना, खींचने, ये सब के लिए करते हैं। लेकिन घोड़ा का जो अगला टांग है वो क्या करता है? घोड़े के लोड, है ना, घोड़े का जो भार होता है उसे वो सहन करता है। तो इन दोनों का काम अलग है, लेकिन बनावट की दृष्टि से दोनों क्या है? सेम ही है। अगला है असमजात अंग। ठीक है, तो असमजात अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जो रचना और उत्पत्ति की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं पर उनके कार्य समान होते हैं, ऐसे अंग असमजात अंग कहलाते हैं। इसमें ठीक इसका उल्टा है, समजात का ठीक उल्टा असमजात में लिख दीजिएगा। ठीक है, कि ऐसे अंग जो रचना और दृष्टि से, रचना और उत्पत्ति के दृष्टि से भिन्न भिन्न है, मतलब बनावट क्या है? दोनों का अलग है, बना अलग अलग तरीके से है, दोनों की बनावट क्या है? अलग है, लेकिन काम एक ही है, दोनों का काम एक ही है। जैसे तितली है,
और पक्षी के पंख। देखिए तितली और पक्षी के पंख दोनों क्या काम करते हैं, उड़ने का काम करते हैं। तितली अपने पंख से उड़ती है और पक्षी भी पंख से उड़ती है। दोनों का पंख जो है वो उड़ने के लिए है, लेकिन तितली का जो पंख होता है ना, उसकी बनावट क्या होती है, ऐसे होती है। और जैसे पक्षी वगैरह का क्या होता है, ऐसे पक्षी वगैरह का थोड़ा बड़ा होता है ना, अलग तरीके से उसका डिजाइन होता है। ठीक है, पक्षी वगैरह का अलग तरीके से डिजाइन होता है ना। और तितली का क्या होता है, अलग तरीके से बना होता है दोनों का पंख। तो बनावट दोनों का अलग है, लेकिन काम दोनों का सेम है। दोनों का काम है उड़ना। तो ऐसे अंक क्या कहलाएंगे, असमजात अंक कहलाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखे, है ना। कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम लिखे, मतलब कोशिका के 4 अंगों के नाम लिखने हैं। ठीक है, कोशिकांग माने 4 अंगों के नाम लिखने हैं। तो कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये तो आप लिखेंगे ही, आराम से लिख देंगे। कोशिका के 4 कोशिकांग के नाम निम्नलिखित है या इस प्रकार है। ठीक है, तो पहला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का जो पहला अंग है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा लाइसोसोम। ठीक है, तीसरा राइबोसोम और चौथा क्या है, केंद्रक। तो कोशिका के 4 कोशिकांग का नाम आप आराम से याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम और केंद्रक। आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, पूछ रहा है मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य, इनके मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखने हैं। मतलब ये सभी के सभी चारों जीव कहाँ से सांस लेते हैं वो आपको बताना है। तो हम लिखे हैं मछली, मच्छर, केचुआ और मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम इस प्रकार हैं। पहला मछली का। ठीक है, तो मछली जो है कहाँ से सांस लेती है, गलफरे से, या गलफरे को ही क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। तो मछली कहाँ से सांस लेती है, गलफरे या गिल्स से। ठीक है, मच्छर कहाँ से सांस लेती है, मच्छर जो है वो श्वासनाल या ट्रैकिया, क्या नाम है, श्वासनाल या ट्रैकिया। तो मच्छर ट्रैकिया से सांस लेती है। ठीक है, तीसरा है केचुआ। ठीक है, केचुआ किससे सांस लेती है, त्वचा से। ठीक है, और हम आप हुए मनुष्य, मनुष्य किससे सांस लेती है, फेफड़े से। ठीक है, तो मनुष्य किससे सांस लेती है, फेफड़े से। तो मछली हो गया आपका गलफरे, मच्छर हो गया ट्रैकिया, और केचुआ हो गया त्वचा, और मनुष्य हो गया फेफड़ा। ये इनके श्वसन अंगों के नाम है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हमने क्लास 10th के बायोलॉजी के 15 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं उनको हमने बताया है। आप इसे आसानी से लिख भी सकते हैं। अगर आप लिखना नहीं चाहते, PDF लेना चाहते हैं, तो हमारे जो नंबर बताए हैं हमने ऊपर वीडियो में, या एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, 62 029 077 95। इन पे आप अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप करें, हम आपको PDF भेज